हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन कंट्रोवर्सी के बारे में अभी चर्चा करेंगे। यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो विवाद हुआ, हालांकि विवाद अस्थायी रूप से अभी खत्म हो गया है, लेकिन अब इसमें मेन हम लोग ये समझेंगे कि ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, यानी सामान्यीकरण क्या होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं जो इसमें यह नॉर्मलाइजेशन यूज होता है इंडिया में, इंडिया के बहुत सारे तो बीपीएससी में क्यों इसका विवाद हुआ, बहुत आंदोलन हुए, बहुत बच्चों पुलिस को बुलाना पड़ा उस आंदोलन को दाबने के लिए, है ना। तो अब यहाँ पे हम केवल यह देखेंगे कि ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और क्या यह बीपीएससी के लिए नॉर्मलाइजेशन जरूरी है, क्या इस तरह के नॉर्मलाइजेशन और भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, स्टेट पीसीएस में लागू होते हैं। ये सारे चीज अभी हम समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसमें मेक कीवर्ड है, हम लोग ये समझेंगे कि सामान्यीकरण नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। चलिए, यह कब शुरू हुआ जो नॉर्मलाइजेशन कंट्रोवर्सी है बीपीएससी में। बीपीएससी के चेयरमैन है रवि एस परमार। उन्होंने ऐसा कॉमेंट किया कि आने वाला फ्यूचर एग्जाम, जैसे अभी 17th बीपीएससी 17वां बीपीएससी चल रहा, अभी 71st बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन पे हम लोग विचार कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा बयान दिया। यही बयान के कारण यह आंदोलन शुरू हो गया और बच्चे बोले कि नहीं, इसमें फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी नहीं होता है, और यह आंदोलन शुरू कर दिया। बाद में उन्होंने ऐसा अनाउंस किया कि जो ये बीपीएससी है, यानी 17th बीपीएससी है, जिसका प्रीलिम्स एग्जाम 13 दिसंबर 2024 को होगा, वो कब होगा, एक शिफ्ट में होगा और एक क्वेश्चंस पेपर ही होंगे। तो यह आंदोलन या जो प्रोटेस्ट या विरोध जो है अस्थायी रूप से टाल दिया गया, यानी चिंता अस्थायी रूप से टल गया है। लेकिन अभी चिंता है, चूंकि उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि ये केवल इस चिंता व्यक्त किए हैं, इन्होंने बोला, ऐसा कंसर्न दिखाया, कंसीडरिंग, यानी ऐसा विचार कर रहे हैं कि आने वाला समय में यह लागू किया जाए, क्या, नॉर्मलाइजेशन। क्लियर, सामान्यीकरण। अब सवाल उठता है कि सामान्यीकरण एक्चुअली होता क्या है। देखिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के, बीपीएससी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टेट सिविल सर्विस है, नॉर्मलाइजेशन जो एक विधि है, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस है, यानी सांख्यिक विधि है, यानी मैथमेटिकल फॉर्मूला इसमें लगाया जाता है। कब लगाया जाता है, जब कोई एग्जाम, एक एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एक पेपर मल्टीपल शिफ्ट में होते हैं। ध्यान से दीजिएगा, मल्टीपल शिफ्ट में। अब कोई एक पेपर है, अगर शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 में हो रहा है, तो शिफ्ट 1 का पेपर शिफ्ट 2 से अलग होगा। क्यों? क्योंकि यह अगर सेम होगा तो ये पेपर तो इनको पता चल जाएगा, इस कैंडिडेट को, तो यह पेपर अलग अलग होता है। अब पेपर अलग अलग होंगे तो डिफिकल्टी लेवल भी अलग अलग होगा। कोई पाली, कोई शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर आसान होगा, किसी शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर भारी होंगे, यानी डिफिकल्ट लेवल अच्छा होंगे, ज्यादा होंगे कंपेयर टू द प्रीवियस पेपर। तो इनके अब बच्चे तो सेम है, एग्जाम सेम है, बच्चे उसी एग्जाम को दे रहे हैं, तो जो डिफिकल्ट लेवल होगा उनका स्कोर ज्यादा कम आएगा, जो थोड़ा सा उससे मॉडरेट लेवल होगा, कम होगा, उनका स्कोर ज्यादा आएगा। तो इन स्कोर को समायोजित करने के लिए, यानी एडजस्ट करने के लिए इस तरह का विधि अपनाया जाता है, जिसको नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। आया समझ में? इससे क्या होता है कि फेयरनेस लेवल, यानी जो किसी कैंडिडेट के साथ गलत नहीं हो, मान लीजिए कि उनके शिफ्ट में डिफिकल्ट वाला आ गया, किसी के साथ फायदा नहीं हो चूंकि उनके शिफ्ट में आसान वाला आ गया, है ना। तो यह कंपेरेबल, ये कंपेयर करके पूरे शिफ्ट में एक स्कोर बनाया जाता है। इस स्कोर को बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन स्कोर, यानी सामान्यीकरण स्कोर। यानी अगर आपका डिफिकल्ट आया है फिर भी कोई बात नहीं, आपका अगर अच्छा आसान वाला आया है फिर भी कोई बात नहीं। क्लियर, सबको मिला के एक स्कोर बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। क्या? मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाया जाता है, या स्टैटिस्टिकल मेथड है। इसका उपयोग अभी हो रहा है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन एडमिशन होते हैं, नीट यूजी अंडर ग्रेजुएट में ये चल रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें यह चल, लेकिन मेन इसका कंडीशन क्या है, जो मल्टीपल शिफ्ट में होगा, यानी विभिन्न पाली में होगा एग्जाम, तब यह लागू होता है। अब यह जो अभी इसका बीपीएससी में क्रिटिसिज्म इसका इसीलिए हो रहा कि बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि नॉर्मलाइजेशन जो है उसमें ट्रांसपेरेंसी, यानी पारदर्शिता की कमी है, और खास करके जनरल स्टडी के लिए।
हाँ, मैथमेटिक्स वगैरह में आप लागू करते हैं हार्डर टू नॉर्मलाइज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट वंस इज मैथमेटिक्स, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी की कमी है। ये होता है नॉर्मलाइजेशन। अब ये नॉर्मलाइजेशन निकालते कैसे हैं? नॉर्मलाइजेशन तो आप देख लिए कि स्टैटिस्टिकल मेथड है। इसका मेन कॉमन अप्रोच होता है कि जितने भी शिफ्ट है, जितने भी स्टूडेंट दिए, उनके स्कोर को एडजस्ट करना, समायोजित करना एक फॉर्मूला के द्वारा। और फॉर्मूला में क्या होता है? पूरे शिफ्ट के लोगों का मीन, औसत निकाला जाता है और उसके बाद देखा जाता है उनका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है किसी दूसरे पाली के स्टूडेंट से, और हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर सब शिफ्ट का निकाला जाता है और मैथमेटिकल फॉर्मूला में इसको यूज किया जाता है। यही है नॉर्मलाइजेशन। अब इतने जो अभी हम बात किए, मुझे नहीं लगता है कि आप लोग अच्छी तरह समझ पाएंगे कि एक्चुअली है क्या नॉर्मलाइजेशन। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच यहाँ लेके मैं दिखाता हूं और नॉर्मलाइज करके स्कोर मैं आप लोगों को दिखाता हूं, तब समझ में आएगा। अब मैं एक एग्जाम्पल लिया। क्या एग्जाम्पल लिया कि एक एग्जाम कोई लिया और एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स मैंने सपोज किया 200 है, ठीक। और मैंने बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं एग्जाम में, लाखों होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 5 कैंडिडेट लिया, A1, A2, A3, A4 और A5, 5 कैंडिडेट लिया और उनको 3 शिफ्ट में एग्जाम कराया। शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3, 3 शिफ्ट में एग्जाम कराया। देखिए नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। 3 शिफ्ट में एग्जाम कराया, 200 नंबर का है, सबका पेपर सबको देना। अब मान लीजिए कि एक शिफ्ट में, पहला शिफ्ट में जो एग्जाम दिए, उनका पहले कैंडिडेट का नंबर आया 80, दूसरे का 85, तीसरे का 90, चौथे का 95 और पांचवे का 100 आया। यह जो पेपर है यह डिफिकल्ट लेवल का है। स्कोर कम आया इन लोगों को, डिफिकल्ट लेवल का, ध्यान दीजिएगा, है ना। दूसरे शिफ्ट में हमने जो एग्जाम कंडक्ट हुआ, इसमें भी 5 कैंडिडेट आए, क्योंकि 5 का ही हमने शिफ्ट लिया है समझाने के लिए। इसमें आए 110, 115, 120, 125, 130 आउट ऑफ 200। इसका मतलब कि यह जो है यह आसान है, इजी है। तीसरे शिफ्ट में जो हुआ 90, 95, 100, 105, 110, मीन्स यह थोड़ा सा डिफिकल्ट है कंपेयर टू इजी से, यानी मॉडरेट बोल सकते हैं इसको। यह मॉडरेट है, ना ज्यादा इजी है ना ज्यादा डिफिकल्ट है। अब सबको सेम एग्जाम दिए, सेम नौकरी के लिए, लेकिन यह पेपर के कारण सबका अलग अलग स्कोर आया। अब क्या किया जाता है, इसमें जितने भी शिफ्ट हैं उन सारे शिफ्ट को सबसे पहले मीन निकाला जाता है, यानी एवरेज निकाला जाता है। क्या निकाला जाएगा? एवरेज निकाला जाएगा। अब इसमें तो हजारों स्टूडेंट बैठते हैं, लाखों बैठते हैं, मैं 5 लिया हूं। अब इस 5 का एवरेज निकालने के लिए पता है कि सबको जोड़ के और 5 से भाग दे दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एवरेज निकल जाएगा। उसी तरह इसका भी एवरेज निकाला जाएगा, उसी तरह इसका भी एवरेज निकाला जाएगा। अब सबका अगर आप एवरेज निकालेंगे तो मैं निकाल के देखा हूं, यह आएगा, ये वाला आएगा एवरेज, यानी पहले वाला पाली का एवरेज आएगा 90, दूसरे वाला पाली का एवरेज आएगा 120, तीसरे वाला पाली का एवरेज आएगा 100। आया समझ में? तो ये एवरेज पहले निकाल लिया जाता है। उसके बाद देखा जाता है कि इसमें डेविएशन क्या है। इनके एवरेज में फर्स्ट पाली के एवरेज से सेकेंड पाली के एवरेज में डेविएशन क्या है? 30 ज्यादा है। क्लियर? तो सब में 30 जोड़ दिया जाएगा। अब अगर 30 जोड़ेंगे 110, 30 जोड़ेंगे 110, 30 जोड़ेंगे 120, 30, सब में 30 जोड़ दिया गया। ध्यान से समझिएगा, है ना। इनका कम आया, जोड़ दिया गया। अब थर्ड वाले पे आते हैं, क्योंकि इनका स्कोर तो अच्छा आया है ना, इजी लेवल है, सबको स्कोर 1 बनाना है। अब इसमें आएंगे तो 100 है, डेविएशन क्या है? 20 है। अब इसमें क्या करेंगे? 20 जोड़ देंगे सबको। क्या करेंगे? 20 जोड़ देंगे। ध्यान दीजिएगा, 20 जोड़ देंगे, सब में 20 जोड़ देंगे। आ गया 130। अब यह जो मीन स्कोर यानी यह एवरेज स्कोर सभी का एक नॉर्मलाइज करके सभी का हमने क्या किया? 110 बना दिया, 115, 120, 125, 130। क्लियर? किसी में कुछ जोड़ा, किसी में कुछ जोड़ा।
यानी एक्चुअल स्कोर नहीं है। जिनका 110 मैं बता रहा हूं, कुछ कैंडिडेट का स्कोर 80 ही आया है, कुछ का 90 ही आया है, लेकिन कुछ का 110 आया, लेकिन तीनों को हमने 110 बना दिया नॉर्मलाइज करके। अब इसमें से हम एक स्कोरिंग करते हैं, यानी मान लीजिए जनरल के लिए हमने रखा कि 125, इसी तरह ओबीसी के लिए रख दिया हमने 120, इसी तरह SC ST। अब इतना स्कोर से अगर ज्यादा आएंगे, इतने स्कोर तक आएंगे, तो वही एग्जाम में आ जाएंगे, पास कर जाएंगे, नौकरी करेंगे, अदरवाइज छट जाएंगे। या इसीलिए आप लोग समझ गए कि 5 कैंडिडेट का ही हमने लिया था। इसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन, सामान्यीकरण। लेकिन यहां लाखों कैंडिडेट का निकाला जाता है, हजारों कैंडिडेट का निकाला जाता है, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं स्टैटिकल्स, और इसको परसेंटाइल भी बोलते हैं या जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं कि परसेंटाइल निकालने के लिए नंबर ऑफ कैंडिडेट विथ ए स्कोर, जितने नंबर का कैंडिडेट विथ स्कोर्स का है उनको, और लेस देन इक्वल अगर आपका है वो, और उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इन द सेशन, और गुना 100 कर देते हैं, उसको पॉइंट में होता है उनको ई करने के लिए, है ना। यानी जितने भी नंबर ऑफ कैंडिडेट आपसे बराबर है या छोटा है उनका इसमें लिया जाता है। आपके मान लीजिए आपका 80 है, तो 80 है या 80 के बराबर है या 80 से कम है, लेस देन इक्वल टू योर्स। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो सेशन में उस शिफ्ट में शामिल हुए वो, और गुना 100 कर दिया जाता है, तो यह परसेंटाइल निकल जाता है। यही नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है। इसी को लेकर प्रोटेस्ट। अब इसमें क्या होता है देखिए, इसके लिए सबसे पहला कंडीशन है कि शिफ्ट, डिफरेंट शिफ्ट। तो ऐसी बात नहीं है यूपीएससी एक शिफ्ट में सारा एग्जाम करा देता है पूरे देश का, तो बीपीएससी को कराने में क्या दिक्कत है। दूसरी बात कि यह जो एग्जाम है, सही बात है, यह जीएस का पेपर है। जीएस का पेपर में या एक करंट अफेयर्स वगैरह होते हैं, और इसमें कुछ स्टैटिक पार्ट भी होते हैं, तो इसको नॉर्मलाइज करना थोड़ा सा, इसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी आ सकती है, इसलिए स्टूडेंट इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्लियर। यह जो मैं अभी डिस्कस किया हूं, यह पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी है वहां पे डाल दूंगा, हालांकि लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। और अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई कमेंट हो, कोई डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।